लोकल बोर्ड, तो मतलब 14 में से 4 तो लोकल बोर्ड को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, बचे जो 10 वो रिप्रेजेंट। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी। हेलो 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 खाली देखा हेलो हेलो उस हेलो हेलो भर डाला, खाली देखा हेलो 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 डाला। हेलो 1 2 3 माइक चेक। पर यार इसको ना सारे ग्रुप में फटाफट से शेयर कर दो, मेरे फोन में अब दिक्कत आ रही है। तो मैं 2 मिनट में बस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे बच्चे इसको सारे ग्रुप में डाल दो फटाफट से। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक
हाँ जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल है भाई? मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, थोड़ी प्रीत में रोवत है नैना। तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सारे ग्रुप में डाल दो नलायकों, इसको शेयर कर दो जल्दी। चलो जी, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे यारों। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? जब से अपने क्लास में प्रेयर कराना बंद किया है तब से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है, प्रेयर तो होती थी, वो रेगुलर बैच में होती है ना प्रेयर, वो मैं रिवीजन क्लास में नहीं करवाता प्रेयर, रिवीजन क्लास में प्रेयर नहीं करवाता। और ऐसा कुछ नहीं है कि सर जब से आपने प्रेयर करवाना बंद किया है, वो रेगुलर बैच में होती है। और प्रेयर तुम खुद भी कर सकते हो, डेली सुबह उठ के भगवान से ऐसे हाथ जोड़ के बोला करो कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, एक दिन हमें और देखने को दिया, इतना प्यारा दिन हमें देखने को दिया। एक ब्लैंक पेपर है, उस पे आज हमें कुछ लिखना है, ये भगवान के लिए थैंकफुल रहा करो ना, ठीक है? चलो जी, आ जाओ, डन। चलो जी, चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब लास्ट क्लास में हमने सैलरी का चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था, और सैलरी के चैप्टर का परक्यूजिट हमने स्टार्ट किए हुए थे ना। तो आज वाली क्लास में हमने परक्यूजिट्स खत्म करने हैं, और कुछ क्वेश्चन भी आज हम सैलरी के प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनली आज हम सैलरी का चैप्टर हम पूरा पैक कर देंगे, और फिर कल वाली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपिटल गेन और अदर सोर्स का, ठीक है ना? और एक बात ध्यान सुना, याद है ना 7 तारीख, इस बार 7 तारीख कुछ खास होने वाला है। 7 तारीख खास क्या होने वाला है कि इनकम टैक्स की रिवीजन होने वाली है, इनकम टैक्स की मैराथन होने वाली है 12 घंटे की। वो खास नहीं होने वाला, खास ये होने वाला कि जैसे ही वो क्लास खत्म होगी वो प्राइवेट हो जाएगी। और मैं तुम्हें बार बार याद करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें जितना तुम्हें भला बुरा बोलना है वो तुम पहले ही बोल दो, ठीक है ना? क्योंकि 5 हेड की मैराथन है, कोई भी सोएगा नहीं, बस ये पर ध्यान दो। और अगर आप सो जाते हो तो आपके 5 हेड की रिवीजन गायब हो जाएगी। जब आप सुबह उठोगे आपको मैराथन देखने को नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना? तो अपना सिंपल सी बात है, सैटरडे को दिन में सो के बैठ जाना, रात को नहीं आपने सोना, क्योंकि रात को हमें पूरे के पूरे 5 हेड बहुत शिद्दत से हमें रिवाइज करने हैं, अच्छे तरीके से हमें रिवाइज करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। डन? चलो, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, ठीक है? अब यहाँ पे एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ। अभी तो देखो परक्यूजिट्स में अभी तक हमने क्या क्या खत्म कर लिया जी। अब कल भी हमारी क्लास हुई थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल मैंने सुबह 7:30 बजे क्लास ली थी। मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चों ने वो क्लास देख ली होगी, नहीं देखी तो एक बार पहले वो क्लास देख लेना, उसके बाद आपने आज वाली क्लास देखनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? चलो, हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से। सर ये 7 तारीख को मेरे भैया की शादी है। भाई शादी छोड़ दो, शादी छोड़ दो भाई, शादी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। शादी तुम्हारे भैया के, तुम्हारी थोड़ा शादी है, ठीक है ना? शादी कोई दिक्कत नहीं है, शादी के अगले दिन नाच लेना। शनिवार राती किसी को नींद नहीं आती, और शनिवार राती
ओनली वीजी सर की मैराथन होती और बहुत बढ़िया तरीके से होती, ऐसन की तैसन शादी, तुम भाई साहब इधर क्लास उधर शादी का लाइव टेलीकास्ट, तुम्हें जाना नहीं है बस, भैया चाहे नाराज हो जाएं शादी में नहीं जाना, बस ये पर ध्यान दो, शादी की ऐसे की तैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, तुम नहीं जाओगे चाचा तुम तो भी बन जाओगे चाचा या ताऊ तुम वैसे ही बन जाओगे, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल, शादी का कलेश छोड़ो, ठीक है। हाँ 8 को मेरी दीदी का कुआ पूजन है, तो कोई बात नहीं, 8 को है ना, 7 तारीख रात को जागन है, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार चेक करते हैं परक्यूजिट्स हमने अभी तक कौन कौन से किए हैं। तो एक तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कल की क्लास में हमने देख लिया, उसके बाद अगला फिर स्वेट इक्विटी शेयर, ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया, उसका गिफ्ट हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया, लंच फैसिलिटी वाला कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेडिकल, अच्छा उसके बाद फिर हमने क्या कंप्लीट किया, यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद LIC वाला हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट किया, क्रेडिट कार्ड वाला हमने कल वाली क्लास में इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी जो है वो हमारे बैलेंस बचे हैं, ठीक है। एक तो हमारा सबसे मेन RFA और कंसेशनल RFA, ये हमारा बैलेंस बचा है जो भी हमें कंप्लीट करना है। फिर एक हमारा यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन वाला ये बैलेंस बचा है, मेडिकल फैसिलिटी ये बैलेंस बचा हुआ है, स्वीपर गार्डनर और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला ये हमारा बैलेंस बचा हुआ है। उसके बाद मोटर कार परक्यूजिट ये हमारा बैलेंस बचा है, LTC ये हमारा बैलेंस बचा हुआ है, और फिर कंट्रीब्यूशन इन NPS और सुपर एन्वेशन फंड ये हमारा बैलेंस बचा हुआ है। तो ये परक्यूजिट्स हमारे बैलेंस बचे हैं, बाकी हम सब कल वाली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो हम परक्यूजिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम छोटे छोटे परक्यूजिट एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम परक्यूजिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला परक्यूजिट जो है वो हमारा है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। एक बार वो हम कंप्लीट करते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में क्या क्या बातें हैं जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब अगर मैं चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी की बात करूंगा तो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को अगर मान लो पढ़ाने की फैसिलिटी दे रहा है, अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने की फैसिलिटी दे रहा है तो एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, और अगर एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है तो हम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने की फैसिलिटी दे रहा है तो हम कितना पैसा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करेंगे और कितना पैसा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पहले तो ये बताओ, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पढ़ाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा तो फुली एग्जम्प्ट है। रीजन क्योंकि नेचर उसकी ऑफिशियल होगी, ऑफिशियल नेचर होगी, पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा, तो टैक्सेबल हम करेंगे नील। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेटिव को पढ़ाने की फैसिलिटी करेगा तो फुली टैक्सेबल होगी, सिंगल पैसा भी एग्जम्प्ट नहीं होगा। बट अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा तो गवर्नमेंट कह रही वो डिपेंड करता है किस स्कूल में एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ रहा है। अब जिस स्कूल में अगर एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो स्कूल एम्प्लॉयर के खुद का है या उस स्कूल से अगर मान लो एम्प्लॉय का अगर टाई अप है, मैं दोबारा बोलूंगा, या तो वो स्कूल एम्प्लॉयर के खुद का है या उससे एम्प्लॉयर का टाई अप है, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर वो स्कूल खुद का है या उससे उसका टाई अप है तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोल दी है, उस केस में फिर क्या होगा 1000 पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिल जाएगी एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है जो उसके खुद का है या उस स्कूल से उसका टाई अप है तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलेगी और अनलिमिटेड चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलेगी। यहां पर 2 बच्चों की लिमिट नहीं है, मतलब 2 बच्चों की लिमिट है, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वाले केस में लिमिट है, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी वाले केस में लिमिट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो इस वाले केस में 1000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट है। अब जितने भी बच्चे होंगे 1000 रुपए हर बच्चे का एग्जम्प्ट हो जाएगा और 1000 रुपए से ऊपर की वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। मान लो फॉर एग्जांपल अगर 1200 रुपए की स्कूल है
तो अगर 1200 रुपए की स्कूल की फीस है तो 1000 रुपए एग्जम्प्ट है और 200 रुपए जो एक्सेस वैल्यू होंगी वो टैक्सेबल होंगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर हमने कई कई बुक्स में देखा है कि सारी वैल्यू टैक्सेबल करते हैं और कई बुक्स में हमने देखा है कि एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल करते हैं, तो हमें सारी वैल्यू टैक्सेबल करनी है या एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल करनी है? तो यहाँ पे इस केस में ना लो साइलेंट है, इस केस में लो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या है कि अगर तुम मान लो 1200 रुपये स्कूल की फीस है, अगर 1000 से ऊपर की है, अगर 1200 मल्टीप्लाई 12 करके आ रहे हो तो भी वो आंसर सही है, और अगर वो 200 मल्टीप्लाई 12 करके आ रहे हो तो भी वो आंसर सही है। बट लॉजिकल आंसर जो बनता है वो 200 मल्टीप्लाई 12 है। बट अगर इन दोनों में से कोई भी तुम करके आओगे, तुम एजम्पशन लिख के आओगे कि हमने एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल की या पूरी वैल्यू की। अब बच्चा कह रहा है सर अगर क्वेश्चन बन गया एमसीक्यूज में, अब अगर मान लो क्वेश्चन बन गया एमसीक्यूज में तो हम क्या करेंगे? तो अगर ये दोनों दिए हुए हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें एक ग्रेस नंबर मिलेगा ही मिलेगा। फिर इन दोनों में से अगर मान लो कुछ भी दिया हुआ है उसके बेस पे तुम टैक्सेबल कराना। अगर मान लो ये वाला दिया है, ये वाला नहीं दिया तो ये करके आओगे, अगर ये वाला नहीं दिया, ये वाला दिया है तो ये वाला करके आओगे। अगर दोनों दिए हैं तो तुम अपना जो गोला है या जो टिक मार्क है वो तुम यहाँ पे करके आओगे, इस वाले पे नहीं करके आओगे। बस ये पर ध्यान दो, बाकी ग्रेस नंबर तुम्हें मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। सर टाई अप नहीं है तो हाँ, अगर टाई अप नहीं है, मान लो वो स्कूल एम्प्लॉयर के खुद का नहीं है, कोई दूसरा स्कूल है या उससे मेरा टाई अप नहीं है, तो सारी की सारी वैल्यू टैक्सेबल है, कोई 1000 रुपए की लिमिट नहीं है। अगर 200 रुपए की फीस भी होगी तो टैक्सेबल करेंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम एग्जम्प्ट कर देंगे अगर एजुकेशन अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड है, अगर एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई चाहिए उसके ओन इंस्टीट्यूशन से या उससे उसका टाई अप है, और अगर टाई अप नहीं है तो अदरवाइज जो होगा फुली टैक्सेबल होगा। 1 रुपए की भी एग्जम्पशन जो है उस केस में नहीं मिलेगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी से कंबाइन मत करना, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अलाउंस वाले केस में 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की लिमिट है और वो 2 बच्चों की लिमिट है। परक्यूजिट वाले केस में ऐसा नहीं है, परक्यूजिट वाले केस में 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की लिमिट है और अनलिमिटेड चाइल्ड की लिमिट है। बट ये तब है अगर वो स्कूल मेरे खुद का है या उससे टाई अप है। अगर वो स्कूल मेरे खुद का नहीं है तो जो भी उसकी फीस होगी वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी। ये पॉइंट गवर्नमेंट कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? इसको हम पैक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी डन। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला परक्यूजिट मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट हो चुका है। अगला परक्यूजिट जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो हमारा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा हमारा परक्यूजिट। अगला छोटा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो एग्जाम में किसी काम का नहीं है बट फिर भी मुझे करवाना है। ये हमारा स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, एग्जाम्पल रिलायंस एम्प्लॉय है, उसके अपने चाइल्ड रिलायंस स्कूल में एडमिशन कराया है तो टैक्सेबल वैल्यू रिलायंस का एम्प्लॉय है। हाँ तो एक बात मेरे को बताओ, नियर बाय एरिया में जो भी स्कूल होंगे उनकी फीस तो होगी ना, तो नियर बाय एरिया में जो भी स्कूल की फीस होगी अगर वो 1000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर 1000 से ऊपर है तो टैक्सेबल है। भाई स्कूल एम्प्लॉयर के खुद का है और नियर बाय एरिया में जो भी स्कूल की फीस होगी उससे आप कंपेयर कर लो, बात खत्म। ठीक है, इसको लॉक कर दें, पक्का पक्का। चलो अब एक बात मेरे को बताना, अब यहाँ पे बात हो रही है स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। अब एक बात मेरे को बताओ, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम ये चेक करेंगे कि एम्प्लॉयर के खुद के रिसोर्स हैं या उसने आउटसाइड रिसोर्स हैं। एक बात मेरे को बताओ, मान लो मेरा काम पानी सप्लाई करने का है, मैंने अपने एम्प्लॉय को पानी सप्लाई कर दिया तो क्या होगा? मेरी कंपनी है टाटा पावर, मैं खुद पावर जनरेट करता हूं, मैं खुद पावर जनरेट करता हूं, मैं अपने एम्प्लॉय को पावर दे रहा हूं, उस केस में क्या करेंगे? तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि मान लो टाटा पावर है, रिलायंस पावर है, अगर ये अपने एम्प्लॉयज को अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस में क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दे रहे हैं और उसके खुद के रिसोर्स हैं, उसके खुद के रिसोर्स हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट होगी पर यूनिट की तो वो हम टैक्सेबल कर देंगे एम्प्लॉय के हाथ में। अगर खुद के रिसोर्स है तो नुकसान क्या हो रहा है? कॉस्ट। तो कॉस्ट पर यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी ना वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल।
बट अगर आउटसाइड द रिसोर्स है, मान लो बाहर से कहीं से लेकर दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात, अगर बाहर से कहीं से लेकर दे रहे हैं तो जो भी चार्जेस मैं पे करूंगा वो जो होंगे वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, बात खत्म जी। तो अगर मेरे खुद के रिसोर्स हैं तो कॉस्ट पर यूनिट की बात होगी, और अगर मैंने बाहर से कहीं से लेकर दिया होगा तो एक्चुअल चार्जेस जो होंगे वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। यहां पे गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। बट एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, बट अपने दिमाग में थोड़ा सा लेके चलना। अगर बाई चांस मान लो एमसीक्यू उसके अंदर बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज वैसे क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। ऑन रिसोर्स वाले केस में कॉस्ट की बात करेंगे, अगर ऑन रिसोर्स नहीं है, आउटसाइड है, तो फिर यहाँ पे जो भी एक्चुअल खर्चा होगा वो हम टैक्सेबल करेंगे। सर पर यूनिट का मतलब क्या होता है, और आपको बताओ हो, जो बिजली का बिल आता है मेरे नालायक बच्चे, पर यूनिट ही आता है। जो एक सामान बनता है वो एक शर्ट कितने की है, एक शर्ट 500 रुपए की है, तो वो पर यूनिट की बात हो रही है ना। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, एक आइटम। तो एक आइटम की जो भी कॉस्ट होगी, अब जितनी भी यूनिट होंगी उसको मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो स्वीपर गार्डनर वाले केस में निकल के आ रहा है, ये बेकार सा प्रोविजन है। अब यहाँ पे एक बार आओ जी, जो मुझे आपको बताना है यहाँ पे, ये प्रोविजन आ जाओ यहाँ पे, ये रहा हमारा, दैट इज मेडिकल फैसिलिटी। कहाँ पर है मेडिकल फैसिलिटी, कहाँ पर है मेडिकल फैसिलिटी, कहाँ पर है मेडिकल फैसिलिटी, कहाँ गया, बोल रहा है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पे है भाई, इसमें तो है ही नहीं। गिफ्ट हो गया, चिल्ड्रन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एलटीसी, मेडिकल इंश्योरेंस। ओ भाई साहब इसमें एक पेज गायब है, 87 के बाद, हाँ 80, एक पेज तो रह ही गया। ओहो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी जो है ना, मैं तुम्हें वैसे ही रिवाइज करवा देता हूँ जी। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, इधर सुनो ध्यान से, मेडिकल फैसिलिटीज ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी, ठीक है जी, ये ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मेडिकल फैसिलिटी, इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। अब अगर मैं मेडिकल फैसिलिटी की बात करूंगा, देखो एक बात मेरे को बताओ, एक तो होता है मेडिकल अलाउंस, मैं दोबारा बोलूंगा, एक होता है मेडिकल अलाउंस, एक होता है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल अलाउंस जो है ना, मेडिकल अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है, मतलब मेडिकल अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। बट मेडिकल फैसिलिटी वाले केस में कुछ अलग लोग है। तो मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए, अगर मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए, मैंने कहा जाओ तुम मार्केट में जाओ, अपना इलाज करवा के आ जाओ, अपनी दवाई लेके आ जाओ, दैट इज मेडिकल अलाउंस, ये फुली टैक्सेबल है। बट अगर मान लो मैंने तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उस केस में गवर्नमेंट करी अलग ट्रीटमेंट है। पहली बात यहां तो ना ये समझ लो, मेडिकल फैसिलिटी जो मिलती है वो एम्प्लॉय को भी मिलती है और एम्प्लॉय की फैमिली को भी मिलती है। मतलब सिर्फ एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की फैमिली दोनों की बात हो रही है। अब एम्प्लॉय की फैमिली में कौन कौन आएगा वो देख लो। तो एम्प्लॉय की फैमिली में कौन कौन आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है फैमिली मींस स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय वेदर डिपेंडेंट और नॉट, मैरिड और अनमैरिड, और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। अगर ये डिपेंडेंट है तभी फैमिली में कवर होंगे, नहीं तो फैमिली में कवर नहीं होंगे। तो पहली बात तो फैमिली का मतलब सुनो, फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली मींस में स्पाउस आएगा, चिल्ड्रन आएगा, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, चाहे मैरिड हो या ना हो, फिर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये तब आएंगे अगर वो डिपेंडेंट मेरे ऊपर हैं, बस ये पर ध्यान दो। और एक बात और सुनना, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है और उस मेडिकल इंश्योरेंस का अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, तो एम्प्लॉय के हाथ में फुली एग्जम्प्ट है। मान लो एम्प्लॉय का, मान लो मैंने अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा हूं तो फुली एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। एक बात और सुनो फिर यहां पर, अगर कोई खर्चा आपने कोविड-19 के अंतर्गत अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए इंकर किया था तो वो सारा भी एग्जम्प्ट है। अब कोविड वाले खर्चे, मान लो उस टाइम कोविड आया था, अब कोविड के टाइम पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोविड से बाहर निकालने के लिए खर्चा किया तो गवर्नमेंट ने कहा वो सारे एग्जम्प्ट है, कोविड वाले खर्चे भी एग्जम्प्ट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहली बात तो दो चीजें दिमाग में लेके चलो, पहला मेडिकल इंश्योरेंस पर प्रीमियम जो है ये एग्जम्प्ट है,
और दूसरा गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई खर्चा मेडिकल वाला है, अगर कोई खर्चा कोविड-19 के मेडिकल वाला है तो भी वो सारा एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है। अब मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है इस केस में क्या होगा। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो भाई, मेडिकल फैसिलिटी वाले केस में क्या होगा, तो पहली बात मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉय को भी मिलनी है और एम्प्लॉय की फैमिली को भी मिलनी है। अब गवर्नमेंट ने कहा दो केस है। पहले तो ये बताओ जो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय की फैमिली है उसका इलाज इंडिया में हो रहा है या इंडिया से बाहर हो रहा है। मतलब पहले हमें ये बताओ उसका इलाज हो कहाँ पे रहे, उसका इलाज हो कहाँ पे रहे। सर चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपए लिमिट है, 200 रुपए की लिमिट है जी। चिल्ड्रन वाले केस में 100 रुपए की लिमिट है, 200 रुपए की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, या तो इलाज हो रहा है इंडिया में या इलाज हो रहा है इंडिया से बाहर। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर इलाज हो रहा है, अगर इलाज हो रहा है इंडिया में, अगर इलाज हो रहा है इंडिया में और जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है तो सारा एग्जम्प्ट है, सारा एग्जम्प्ट है। और अगर मान लो इलाज हो रहा है एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में तो भी एग्जम्प्ट है। अगर इलाज हो रहा है लोकल अथॉरिटी वाले हॉस्पिटल में तो भी एग्जम्प्ट है। अगर इलाज हो रहा है गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल में तो भी एग्जम्प्ट है। और अगर इलाज हो रहा है किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो स्पेसिफाइड डिसीज के लिए फेमस है और इलाज भी स्पेसिफाइड डिसीज का हो रहा है तो एग्जम्प्ट है। इन केस में अगर इलाज होगा चाहे एम्प्लॉय या उसकी फैमिली का, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है, सारा का सारा एग्जम्प्ट है। यहां पे उसने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल या स्पेसिफाइड डिसीज के लिए जो हॉस्पिटल है, इलाज भी स्पेसिफाइड डिसीज का हो रहा है तो सारा एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं। और अगर इन हॉस्पिटल को छोड़ के अगर गवर्नमेंट कह रही अदर हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट कह रही फुली टैक्सेबल है, फिर कुछ एग्जम्पशन नहीं है। मतलब मेडिकल वाले केस में या तो पूरा एग्जम्प्ट होगा या पूरा टैक्सेबल होगा। अगर इनमें से किसी हॉस्पिटल में इलाज होगा तो पूरा एग्जम्प्ट है, अगर किसी और हॉस्पिटल में इलाज होगा तो सारा टैक्सेबल है। मान लो इलाज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, इलाज हो रहा है, मान लो फैमिली डॉक्टर इलाज कर रहा है, कोई पर्सनल क्लिनिक है वो इलाज कर रहा है, कोई नर्सिंग होम है वो इलाज कर रहा है, तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला रही फुली टैक्सेबल है, उसमें कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ये तो बात हो गई मेडिकल वाले केस में। अगर मान लो इनमें से कोई है तो फुली एग्जम्प्ट है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो फुली टैक्सेबल है। अब बच्चा कहता है सर अगर मान लो इलाज हो रहा है इंडिया से बाहर, अगर इलाज इंडिया से बाहर हो रहा है तो 3 खर्चे आपके आएंगे। एक खर्चा तो आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट का, एक खर्चा आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, एक खर्चा आएगा वहां पर हाउसिंग की एकोमोडेशन का। अब एक बात मेरे को बताओ, मेडिकल ट्रीटमेंट जो होगा ना वो तो एक ही बंदे का होगा जो बीमार है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, अब मान लो हीना खान है, अगर आपको बताओ हीना खान को अभी कैंसर मतलब आइडेंटिफाई हुआ और 3rd स्टेज का कैंसर उनके पास है और वो इस टाइम इंडिया से बाहर गई हुई है अपना इलाज करवाने के लिए। अब अगर इंडिया से बाहर वो इलाज करवाने के लिए गई है, अगर वो इंडिया से बाहर इलाज करवाने के लिए गई है तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, उनका इलाज उसके खुद का हो रहा है। पर उसके साथ में कोई तो गया होगा ना, मे भी मम्मी गई होगी, मे भी पापा गए होंगे, कोई ना कोई तो गया होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला वहां पे जो रहने वाला है हाउसिंग एकोमोडेशन है, वहां पर जो बंदा जा रहा है वो प्लस में एक अटेंडेंट हम और अलाउड कर देंगे। ऐसे ही अगर ट्रैवलिंग की बात करेंगे तो जो बंदा जा रहा है वो प्लस में एक अटेंडेंट हम यहाँ पे और अलाउड कर देंगे। बट इस वाले केस में अटेंडेंट की बात नहीं है, ये बात ध्यान देना, मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, गवर्नमेंट कह रही सुनो भाई, अगर जो खर्चा ध्यान रखना, अगर जो खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट पे हो रहा है या जो खर्चा वहां पे रहने पे हो रहा है, इन दोनों केस में गवर्नमेंट कह रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक लिमिट परमिट करती है। अब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक लिमिट परमिट करती है तो जितनी लिमिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करेगी उतना एग्जम्प्ट कर देंगे, बाकी टैक्सेबल कर देंगे। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे बात करता हूं मेडिकल, यहां पे बात करता हूं एकोमोडेशन की और मेडिकल ट्रीटमेंट की, इन दोनों केस को मिलाकर आरबीआई एक लिमिट परमिट करेगा, वहां तक का खर्चा एग्जम्प्ट है, उसके बाद वाला खर्चा टैक्सेबल है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। और अगर बात करूंगा मैं ट्रैवलिंग खर्चे की, कि ट्रैवलिंग खर्चे का क्या होगा, ये डिपेंड करता है उस एम्प्लॉय की ग्रोस टोटल इनकम कितनी है। अगर ग्रोस टोटल इनकम उसकी 2 लाख रुपए तक है फिर तो सारा ट्रैवलिंग खर्चा एग्जम्प्ट है।
और अगर ग्रोस टोटल इनकम उसकी 2 लाख से ऊपर है तो फिर जो ट्रैवलिंग खर्चा होगा पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो ट्रैवलिंग खर्चे की टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर जीटीआई 2 लाख रुपए तक है तो सारा एग्जाम्प्ट है, अगर जीटीआई 2 लाख से ऊपर है उस केस में जो होगा वो टैक्सेबल होगा। जो भी ट्रैवलिंग खर्चा होगा वो सारा का सारा हम टैक्सेबल कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ आ रही है? गलत। कई बच्चे, मैं दोबारा कह रहा हूं, कई बच्चे कह रहे 2 लाख तक एग्जाम्प्ट है। 2 लाख तक खर्चा एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक है तो सारा ट्रैवलिंग खर्चा एग्जाम्प्ट है। अगर तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो सारा का सारा ट्रैवलिंग खर्चा जो है वो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है बस। ठीक है, अब एक बार फटाफट से मुझे कंक्लूड कराओ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो इधर देखो सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी, ओए ओए, हेलो चिंटू, इधर इधर हमें को सारे बच्चे बताओ। मेडिकल वाले केस में 2 केस है। 2 केस कौन से? या तो इलाज होगा इंडिया में या होगा इंडिया से बाहर। अगर इलाज हो रहा है इंडिया में 2 केस हैं, या तो इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, या इलाज आपका जो है वो एम्प्लॉयर वाले हॉस्पिटल में है, या इलाज लोकल अथॉरिटी वाले हॉस्पिटल में है, या गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल में है, या ऐसे हॉस्पिटल में है जो फेमस है स्पेसिफाइड डिसीज के लिए और इलाज भी स्पेसिफाइड डिसीज का हो रहा है, तो उस केस में एग्जाम्प्ट है। फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर वो हॉस्पिटल इनमें से कोई भी नहीं है, अगर वहां इलाज हो रहा है तो फुली टैक्सेबल है। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया बाहर, अगर इंडिया से बाहर इलाज होगा तो 3 खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग, वहां पे रहने का, और वहां पे आपका जो होगा इलाज का। तो इलाज और वहां पे रहने का जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिट परमिट करेगी वो एग्जाम्प्ट है। और ट्रैवलिंग वाले केस में डिपेंड करता है कि अगर इनकम 2 लाख तक है तो सारा एग्जाम्प्ट है, अगर इनकम 2 लाख से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। और फैमिली में कौन आएगा? वाइफ और आपके बच्चे, ये हमेशा आएंगे। मम्मी पापा और आपके भाई और बहन, ये तब कवर होंगे जब ये डिपेंडेंट होंगे। अगर ये डिपेंडेंट नहीं होंगे तो फैमिली का पार्ट नहीं बनेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं मेडिकल फैसिलिटी का जी। अब एक बार चेक करो, फैमिली में हमने कौन क्या क्या पढ़ा। अब अगर फैमिली की बात करूंगा तो फैमिली में आपकी स्पाउस आ रही है जी, फैमिली में आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, बट पेरेंट्स की बात करूंगा वो डिपेंडेंट आ रहे हैं। अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट होंगे तो कवर होंगे, नहीं तो यहाँ पे पेरेंट्स कवर नहीं होंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ। सर आरबीआई लिमिट 2.5 लाख है क्या? नहीं, वो आपने वहां पर पढ़ी होगी फेमा वेमा के अंदर। फेमा की जो लिमिट होगी वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक साथ साथ ना अब 2 मिनट लगा लेते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट वाला एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, मैं क्या कहता हूँ वो देख ही लेते हैं। बोलो क्या कहते हो आप? 2 मिनट लगा के मेडिकल ट्रीटमेंट वाला एक क्वेश्चन है, हाथों हाथ निबेड़ देते हैं। क्या कहते हो? क्या कहते हो? हैं? ये लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बार यहाँ पे चेक करना भी है राजी। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक तो गवर्नमेंट के है ना। मोहल्ला क्लिनिक तो हैं मेरे बच्चे, वो तो गवर्नमेंट के ही हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक तो आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे एक बार आओ, फटाफट से आओ। क्वेश्चन नंबर देखो जी, क्वेश्चन नंबर 13। ये ऐसा करो, आप करो क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप करोगे। पहले यहां तक क्वेश्चन पढ़ लो और यहां तक मुझे आंसर दे दो जी। और अगर किसी के पास नोट्स हैं और अगर किसी ने आंसर देखा तो ध्यान रखना, भगवान ऊपर बैठा है, पेपर तुम्हारे आने वाले हैं, कुछ गलत हो जाएगा फिर मत कहना कि ये गाबा सर आपने क्या बोल दिया था। तो चुप करके अपनी ऑनेस्टी से आंसर निकालो। पहले एक बार यहां तक करो, मुझे टोटल वैल्यू बतानी है। टोटल वैल्यू बतानी है कितना टैक्सेबल होगा। पहले यहां तक पढ़ लो, यहां तक पढ़ने के बाद फिर मुझे बताना, फिर मैं थोड़ा सा आगे करूंगा। आरबीआई की लिमिट तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी जी, आरबीआई की लिमिट तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, बस ये बात ध्यान दो जी। आरबीआई की लिमिट जो है वो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी।
कर दूं? दिव्यांशी वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, वो यूट्यूब पे डले हुए हैं, अगर आप चेक करोगे आपको मिल जाएंगे। वो पेपर में बहुत पहले ही करा चुका हूं जी, ऊपर कर रहा हूं जब मैं। लो जी, ₹34,000 टैक्सेबल। अरे 34,000 टैक्सेबल, 34,000। नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। $39,000, 39,000 लिमिट कितना है आरबीआई का? सूरज वो भी मैंने करवा रखे हैं, जो क्लासेस आप देखोगे उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने क्लासेस देखी है। अरे टोटल मिला के 39,000 आंसर आ रहा है जी, ये रहा 39,000, ये 39,000 आंसर है जी। 39,000 इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक करो पहले तो, पहला यहाँ पे देखो, एक तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो फुली एग्जम्प्ट है, ये फुली एग्जम्प्ट है। उसके बाद यहाँ पे चेक करो 50,000 और 30, 80 में 75 गए, 5,000 तो ये टैक्सेबल हो गया। फिर अब ट्रीटमेंट ऑफ जी, फैमिली डॉक्टर है टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी, मदर, अब वो डिपेंडेंट है फैमिली, बट मदर उसमें कवर ही नहीं है, मदर उसमें कवर ही नहीं है पर प्रॉब्लम क्या है, फैमिली डॉक्टर है तो वो टैक्सेबल है। सिस्टर डिपेंडेंट है, नर्सिंग होम है तो टैक्सेबल है। ग्रैंडफादर रिलेटिव वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है तो टैक्सेबल है। ब्रदर इंडिपेंडेंट है तो रिलेटिव में कवर ही नहीं है, टैक्सेबल है। 39,000 जो है वो करेक्ट आंसर है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का डन, लॉक कर दे रही। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से आओ। अब यहाँ पर हमने मेडिकल वाला पॉइंट हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, अब आगे चलते हैं मेडिकल वाले पॉइंट के बाद। अब ऐसा करते हैं, अब ना ऐसा करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हम कर लेते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो तुम्हें करवाने जा रहा हूँ आरएफए। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाओ। अब हम आरएफए वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा हमारा आरएफए वाला पॉइंट, ये रहा हमारा आरएफए वाला पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर मैं आरएफए की बात करूंगा ना, अब आरएफए वाले केस में ना अमेंडमेंट आ चुकी है, मतलब अमेंडमेंट का मतलब आपने अमेंडेड ही पढ़ा है, बट पहले आरएफए का लॉ कुछ अलग था, अब आरएफए का लॉ कुछ अलग है। और ये अमेंडमेंट जो आई है वो 1 सितंबर 2023 से अमेंडमेंट यहाँ पे आई है जी। ठीक है ना, 1 सितंबर 23 से पहले कुछ अलग था और 1 सितंबर 23 के बाद इन्होंने अलग कर दिया जी। अब सुनो ध्यान से, मैं अगर आरएफए की बात करता हूं तो आरएफए का मतलब क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, उस केस में क्या होगा जी। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया तो दो केस होंगे, दो केस कौन कौन से होंगे, या तो वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है। पहली बात तो ये भाई, मान लो अगर सामने वाला कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, दो केस होंगे, या तो गवर्नमेंट है या वो नॉन गवर्नमेंट है। अच्छा, अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो भी लाइसेंस फीस होगी ना चार्ज बाय गवर्नमेंट, वो यहां पे टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट वाले केस में बस इतनी सी बात ध्यान दो कि गवर्नमेंट वाले केस में जो भी लाइसेंस फीस चार्ज की होगी वो लाइसेंस फीस जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। ये इतना सा पॉइंट यहां पे लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मान लो वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है तो याद करो हमने रेगुलर बैच में किया, दो केस होंगे। अब रेगुलर बैच में क्या किया था, या तो घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या घर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है।
और अगर घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 3 केस होंगे, 3 केस। अब जिस एरिया में घर है उस एरिया की पॉपुलेशन 15 लाख तक है, या 15 लाख से लेके 40 लाख तक है, या 40 लाख से ज्यादा है। पहले यहां पे लिमिट अलग थी, पहले यहां पे थी 10 लाख तक है, 10 लाख से 25 लाख तक है, 25 लाख से ज्यादा है। मतलब पहले गवर्नमेंट ये बात कहती थी कि अगर घर 1 सितंबर 23 से पहले का है तो 10 लाख तक है, 10 लाख से ऊपर 25 लाख तक है, और अगर 25 लाख से ऊपर है वो 3 केस थे। अब गवर्नमेंट कह रही है 15 लाख तक है, 15 से ऊपर 40 तक है, फिर 40 से ऊपर है, ये 3 कैटेगरी निकल के आ रही है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर पॉपुलेशन जो है वो 15 लाख तक है, अगर पॉपुलेशन जो है वो 15 लाख तक है तो सैलरी का 5% हम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। भाई अगर मान लो पॉपुलेशन जो है, अगर मान लो पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो सैलरी का 5% जो होगा वो टैक्सेबल कर देंगे। आप सैलरी निकालोगे उसका 5% जो कर दोगे वो टैक्सेबल कर दोगे, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगर मान लो पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है, 25 लाख तक नहीं 40 लाख तक है, अब 25 की लिमिट नहीं 40 लाख तक है, तो अगर 15 से ऊपर है 40 तक है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है सैलरी का 7.5% हम यहां पे टैक्सेबल कर देंगे। फिर अगर पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख से ज्यादा है तो सैलरी का 10% हम यहां पे टैक्सेबल कर देंगे। एक जमाने में यहां पे 15% होता था। एक बच्चा कह रहा है सर क्या हमें पुराना लॉ याद करने की रिक्वायरमेंट है? मतलब मेरे को उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा, बट अगर मान लो कोई घर है 1 सितंबर 23 से पहले लिया, मान लो अप्रैल 23 में लिया, तो पुराने लॉ के बेस पे बाइफर्केशन करनी होगी। फिर अप्रैल से लेके अगस्त तक पुराना लॉ चलेगा, उसके बाद फिर नया लॉ चलेगा जी, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एज पर न्यू लॉ की बात करता हूं, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो बनेगा वो नए लॉ का ही बनेगा जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अब यहाँ पे 15 लाख तक, 15 से 40 तक, 40 से ज्यादा, 15 लाख तक सैलरी का 5%, फिर यहाँ पे 7.5%, यहाँ पर 10%। अब एक बच्चा कहता है सर अगर घर मेरे खुद का नहीं है तो क्या होगा? तो अगर घर खुद का नहीं है तो एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10% विच एवरेज लेस, इतनी वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी। अच्छा मेरे को सारे बच्चे बताना, अब जो ये वैल्यू हम टैक्सेबल कर रहे हैं, क्या ये वैल्यू अनफर्निश्ड घर की है, फर्निश्ड घर की, दोनों की है? भाई जो ये वैल्यू हमने टैक्सेबल की है ये किस घर की वैल्यू है, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड? ये वैल्यू है अनफर्निश्ड घर की। अब एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर मान लो फर्निश्ड घर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला इस वैल्यू में हमें फर्निशिंग आइटम की वैल्यू हमें जोड़नी पड़ेगी, और इस वैल्यू में अगर फर्निशिंग आइटम की वैल्यू जोड़ेंगे तो वो कितनी होगी? अब मान लो एसी दिया, फ्रिज दिया, कूलर दिया, फर्नीचर दिया, तो क्या करेंगे? 2 केस होंगे, या तो उसके खुद का है या उसकी खुद का नहीं है। अगर उसकी खुद की है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, अगर वो खुद की नहीं है तो एक्चुअल चार्जेस। इनको जोड़ने के बाद ना ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफएच। तो सिंपल सी बात है, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली उसमें फर्निशिंग आइटम की वैल्यू जोड़ दी, और जैसे हमने वैल्यू जोड़ी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए निकल के आ गई। फिर जो पैसा एम्प्लॉई ने यहाँ पर पे कर दिया होगा उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, फिर बैलेंस आएगा कंसेशनल आरएफए, और ये वैल्यू जो होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। अब याद करो सैलरी का मतलब कहता है, यहाँ पे सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये था। या एवरी टाइप हर जगह आपने कमीशन नॉर्मली टर्नओवर वाला लिया था, यहाँ पे कमीशन एवरी टाइप, मतलब यहाँ पे बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस जो होंगे, इन सबको जोड़ने के बाद तुम्हारी सैलरी निकल के आएगी। बस एक बात ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, इनको जोड़ने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। बस एक बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दिया तो कितना एग्जम्प्ट होगा? ये रहा ना एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10% विच एवरेज लेस, इनमें से जो लेस होगा वो टैक्सेबल होगा, बाकी एग्जम्प्ट होगा। भाई जो भी एक्चुअल पे कर रहा है और सैलरी का 10% है, इनमें से लेस वाला जो है वो टैक्सेबल है, बाकी सारा एग्जम्प्ट है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट के ऊपर आना। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होटल दे रहा है उस केस में क्या होगा? तो होटल वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि 2 केस हैं, या तो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, इन दोनों में सेम लो है। क्या? एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 24% विच एवरेज लेस। आप सब जानते हो होटल जो होते हैं उनका किराया महंगा होता है, होटल वाले केस में पैसे ज्यादा लगते हैं और घर वाले केस में कम लगते हैं। तो वहां पर एक्चुअल
और सैलरी का 10%, विच एवर इज लेस। यहाँ पे एक्चुअल और सैलरी का 24%, विच एवर इज लेस। इतनी वैल्यू हम टैक्सेबल करेंगे, बस एक बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का लोग कर दे इसको। बोनस जो होता है, बोनस रसीव बेस पे टैक्सेबल होता है। बोनस की टैक्सेबिलिटी जो करते हैं हम रसीव बेस पे टैक्सेबल करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर मान लो होटल 15 दिन तक है जी, अगर होटल 15 दिन तक है और ट्रांसफर वाला केस है तो फिर गवर्नमेंट ने कहा वो सारा एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसे पे टैक्सेबल नहीं करेंगे अगर 15 डेज तक आप होटल में रहे और वो ट्रांसफर वाला केस है जी। और सेकंड, आप जितने महीने मतलब जितने टाइम भी आप होटल में रहे होंगे, कैलकुलेशन जो करेंगे वो उतने टाइम की करेंगे, उसके ऊपर की कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, बस एक बात ध्यान दो जी। तो ये पूरा पॉइंट आपका आरएफए का निकल के आ रहा है। और आप लिख लो, इस बार के एग्जाम में 200% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेगा जी। मतलब विदाउट एनी डाउट इस बार के एग्जाम में 200% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेगा ही बनेगा, बस एक बात ध्यान दो जी। अब मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं जी, ये लो। लो जी, यहां से आओ, क्वेश्चन नंबर 14 से आओ जी। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 14 से देखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। सर जी आज 2 बजे वाली, हाँ 2 बजे वाली क्लास होगी जी, याद रखना। आज हमारी संजीवनी बूटी वाली क्लास होगी और संजीवनी बूटी वाली क्लास में आज हमें जीएसटी के ही क्वेश्चन करने, कल भी हमें जीएसटी के क्वेश्चन करने, कल होपफुली हम जीएसटी खत्म कर देंगे। फिर परसों 4 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, ठीक है। इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे वो हम करने स्टार्ट करेंगे जी। सर होटल में सैलरी क्या होगा? सैलरी में सेम वही जो आपने आरएफए में सैलरी लिया, वही सेम सैलरी तुम्हारी यहाँ पर भी है जी। जो आपने आरएफए के अंदर सैलरी ली है ना, वही सेम सैलरी जो है वो यहाँ पे भी निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बार चेक करना, क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखे। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर सी इज ए फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड। कंपनी हैज प्रोवाइड हिम विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड आरएफए। कौन सा घर दिया है? अनफर्निश्ड आरएफए इन द मुंबई मेट्रो सिटी है, मतलब पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है। ही गिव यू द पर्टिकुलर बेसिक सैलरी इतनी, डीए इतना, इतना रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, बोनस इतना। फिर इवन दो द कंपनी अलोड द हाउस 1 अप्रैल 24, दी ऑक्यूपाइड बाय जो है 1 नवंबर 24 है। वो कह रहे हैं आरएफए की वैल्यू निकाल दो, कितना आरएफए जो होगा वो टैक्सेबल होगा, निकालना एक बार जी। एक बार चेक करके बताना कितना आरएफए जो है आप टैक्सेबल करोगे। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन जाए, बताओ कितना आरएफए आप टैक्सेबल करके आओगे, बताओ जल्दी बोलो जी। कितना आरएफए आप यहां पे टैक्सेबल करेंगे? कितना आरएफए बताओ, कितना 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 आरएफए यहां पे हम टैक्सेबल करेंगे? एक बच्चे का आंसर है 5300, 5300। नाको नाको नाको। हाँ जी जल्दी बोलो फटाफट से। बोलो क्या हो गया? सिक्स 6075, 13,200, 14,400, 4,050, 12,720। हाँ जी और बताओ। ऐसे नालायक बच्चे हैं ना। अरे नालायको इधर देखो ध्यान से। यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है? 8500। डीए 2000 का 30% 600, बोनस 1500, ठीक है। अब कितना यहाँ पे आ रहा है जी? अब यहाँ पे एक बार सैलरी निकालना। यहाँ पे उसने ऑक्यूपाई किया नवंबर से। अब अगर ऑक्यूपाई के नवंबर से तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने, ये 5 महीने, ये 5 महीने। तो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे 8500 मल्टीप्लाई 5, 600 मल्टीप्लाई 5,
1500 मल्टीप्लाई 5, ये टोटल हो गया 53,000। अब 53,000 रुपये का 10% अगर आप निकालोगे तो 5300 रुपये की वैल्यू निकल के आएगी। इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ? मतलब सच्ची बताऊं, अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे ना तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा, क्या ही बनेगा इससे आसान क्वेश्चन। बेसिक दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, उटोए वाला, ठीक है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बोनस दिया हुआ है और मुंबई में है। अगर मुंबई है तो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी वाले केस में फिर जो है हमें सैलरी का 10% लेके चलना, ये तो है सिंपल सच। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहे हैं यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 14 compute the value of perquisite if Mr. C is required to pay rent 1000 per month to the company for use this accommodation। अपने को सारे बच्चे बोल दो। अब एम्प्लॉई जो है वो 1000 पर मंथ दे रहे हैं। अब अगर एम्प्लॉई 1000 पर मंथ दे रहा है तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 1000 पर मंथ दे रहा है तो 1000 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो गया 5000। अब 5300 में से 5000 माइनस कर दोगे 300 रुपए टैक्सेबल है। 300 रुपए टैक्सेबल है। जल्दी बताओ सर। SUB 1 ईयर लेकर 10% लेकर SUB क्या, अब 1 ईयर लेकर 10% लेकर 3/12 किया है, क्या कह रहे हो ये? डन जी। 300 रुपए की वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी। अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब इलस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया, देखो 300 रुपए की वैल्यू जो है वो टैक्सेबल है। अब यहाँ पे आ रही है इलस्ट्रेशन नंबर, ये आ रहा है 16। एक बार चेक करना, आंसर निकालना इसका कितना आएगा जी। इसका आंसर निकालो एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 16 पर और आंसर निकालो जी। हाँ बिल्कुल अमन देख सकते हो। मेरे को सारे बच्चे बताओ एक बार, इसको पढ़ो और मुझे आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा जी। बताओ कितना आंसर आएगा। बोलो। हर्ष कह रहा है 5425। और बताओ 300 रुपए, 4300 रुपए। इधर देखो ध्यान से नालायकों, इधर देखो। एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पे घर उसके खुद का नहीं है। अब घर खुद का नहीं है तो सैलरी जो थी, सैलरी उसका यहाँ पे आता है 10%, तो 5300 और एक्चुअल चार्जेस 1025 मल्टीप्लाई 5, तो 1025 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया 5125। अब यहाँ पे 5300 और 51, लेस क्या बन गया 5125। उसमें से 5000 रुपये पे कर दिए, 125 रुपये टैक्सेबल आएगा। भाई तुम्हारे जैसे, मैंने सही बता रहा हूँ, कसम लगे माता रानी की, नालायक बच्चे मैंने कभी नहीं देखे भाई। कसम लगे भाई साहब, कसम लगे, मैंने भाई साहब ऐसे नालायक बच्चे देखे ही नहीं। अबे साफ साफ लिखा हुआ है घर उसके खुद का नहीं है। अब अगर उसके घर उसके खुद का नहीं है तो फिर एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10% विच एवर इज लेस 5125 और 5000 पे कर दिए, 125 रुपए टैक्सेबल हो गए। अगले पॉइंट पर आओ, ये क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, 17 जल्दी, और सोच समझ के बताना, सोच और समझ के बताना। क्वेश्चन नंबर 17।
अरे त्रिशूल बैच इनफ हुआ क्या? अमन यार देखो, रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में जितना समझ में आ रहा है उतना ट्राई कर लो। अब तो यही कह सकता हूँ, टाइम बहुत कम है, रेगुलर का तो टाइम वैसे भी नहीं है आपके पास। बोलो। 7300, 7300। $5025। आज लेट हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई ऑफ हो गया था। अच्छा, 5025, 8300, 1550, 9300। भाई साहब पेपर है तुम्हारे, भाई साहब पेपर है, पेपर तुम्हारे हैं, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। इधर देखो ध्यान से नालायकों। अब एक बात मेरे को बताओ, उसने बोला यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 मतलब वहां पर आंसर कितना आ रहा था? 5300 रुपये। अब 5300 वैल्यू थी अनफर्निश्ड की, 5300 वैल्यू थी अनफर्निश्ड की। वो कह रहा है वैल्यू निकालो परक्यूसिट की, उसमें एक तो टेलीविजन है जिसकी WDV 10,000 रुपये, कॉस्ट 25,000 रुपये। अब WDV 10,000 रुपये, कॉस्ट 25,000 रुपये, तो WDV तो इग्नोर कर दो। एंड दो एसी हैं, जो एसी का रेंट है वो एसी का रेंट 400 पर, मतलब टेलीविजन खुद का है और एसी बाहर से लेकर दी है। अब अगर टेलीविजन खुद का एसी बाहर से लेकर दिया तो टेलीविजन वाले केस में एक्चुअल कॉस्ट का 10% यहां पे निकाल लेंगे। अब उसने बोला टेलीविजन जो दिया वो दिया 1 जनवरी 25 को, मतलब 1 जनवरी मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो बेनिफिट जो मिला वो टेलीविजन वाले केस में मिला 3 महीने का। सर एसी कब दिया? अगर एसी के बारे में कुछ नहीं कहा तो नवंबर से कैलकुलेशन करेंगे। अब एक बात मेरे को बताओ, इधर देखो ध्यान से। अब एक टेलीविजन है तो 25,000 का 10%, 3/12, तो 25,000 रुपये का 10% मल्टीप्लाई 3/12, तो 625 रुपये तो टेलीविजन का आ गया। फिर एसी की बात करते हैं, 2 एसी हैं, मल्टीप्लाई 400, 5 महीने हैं, 4,000 रुपये हो गया। तो 4,000 और 625, 4,625 इसमें जोड़ दिया। ये अनफर्निशिंग की वैल्यू है, या फर्निशिंग की वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आएगा 9,925 रुपये। अब ये 9,925 रुपये आंसर आएगा। अब इसमें से 5,000 रुपये माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4,925 रुपये। ये आंसर आएगा 4,925 रुपये। अब ये आंसर है। पता नहीं भाई तुमने मुझे आंसर क्या दिया, मेरी समझ से परे है भाई, मेरी समझ से परे है जी। तुमने कभी 5300 दिया, कभी 72, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मेरी समझ से परे है। आंसर जो है वो 4925 ये आंसर है जी। तान्या कहीं से भी देख लो, कहीं से भी देख लो, ठीक है जी। देखो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो हर क्वेश्चन गलत करके आओगे। इनकम टैक्स में ये बात ध्यान देना, मैं को बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन तरीके से पढ़ लो क्वेश्चन। नहीं चंदन, नहीं यार, नहीं यार, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। जो भी मैं करवा रहा हूं ना ये तुम्हारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है बस, ठीक है। डन, लॉक कर दो उसको जी, लॉक करो उसको। चलो अगले देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, 18 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो, 18 पढ़ो जी। अरे प्रीवियस ईयर 24-25 है, बट प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर भी ये लो एप्लीकेबल है। अब प्रॉब्लम क्या है, उसके मॉड्यूल में पुराना दे रखा है।
उसके मॉड्यूल में पुराना दे रखा है, ठीक है ना। बट ये जो जो मैं तुम्हें लो बता रहा हूं ना, ये आपका दिसंबर 24 और जनवरी 25 में एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान दो। हाँ, तुम अपने मॉड्यूल से देख के आंसर दे रहे हो, जो मैं कह रहा हूं उसमें पुराना लो दे रखा है, फिर तुम पुराना लो पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम मॉड्यूल से टेप रहे हो, मॉड्यूल से नकल मार रहे हो। उन्होंने मॉड्यूल चेंज नहीं किया, अमेंडमेंट बाद में आई है, मैं तुम्हें लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं नालायक, उसमें तुम देख देख के आंसर दे रहे हो। इसका आंसर दो मुझे फटाफट से। 3500 रुपये, 3500 रुपये आएगा जी, ठीक है। चलो एक बार चेक करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 17 अबव कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट वाले केस में लाइसेंस फीस कितनी है? 700 रुपये। अब 700 रुपये की लाइसेंस फीस है तो 700 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 3500 रुपये। 3500 हो गया। 4625 रुपये फर्निशिंग आइटम जो भी ऊपर निकाला है, तो 3500 प्लस में 4625 रुपये फर्निशिंग आइटम 8125। अब 5000 रुपये एम्प्लॉय ने पे कर दिया, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3125 रुपये। ये आंसर आएगा 3125 रुपये। पता नहीं तुम्हें क्या आंसर दिया, 3500 रुपये आंसर दे रहे हो जी। ठीक है, 3125 रुपये आंसर आएगा जी, 3125 रुपये आंसर आएगा, ये बात ध्यान देना जी। डन, क्लियर है। तो आंसर जो बनेगा वो 3125 रुपये का आंसर बनेगा। ये इसका आंसर जो है ये निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान देना जी। क्या इसको पैक कर सकता हूं जी? क्या इसको पैक कर सकता हूं? जल्दी बताओ फटाफट से। चलो अब जाके हमारा RFA वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट छोटा सा बस यहाँ पे और देख लो कि अगर मान लो एक एम्प्लॉयर ने आपको 2 घर दिए हैं, तो अगर एक एम्प्लॉयर ने आपको 2 घर दिए हैं तो ध्यान रखना पहले 90 दिन तक दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आएगी वो टैक्सेबल करेंगे, और 90 दिन तक अगर तुम कोई घर नहीं छोड़ते फिर 90 दिन के बाद दोनों के दोनों घर की वैल्यू तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल करेंगे। मतलब पहले 90 डेज तक दोनों में से एक जो भी कम वैल्यू है वो टैक्सेबल करेंगे, और 90 डेज के बाद गवर्नमेंट ये बात करना चाहिए कि दोनों के दोनों की वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। डन, क्या इसको लॉक कर दें? चलो जी, क्या इसको हम लॉक कर दें? पक्का पक्का, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब इसको पॉइंट को खत्म करते हैं। अब आ जाओ अगले परक्विजिट पर। अगला परक्विजिट जो हमारा है दैट इज मोटर कार फैसिलिटीज। अब यहाँ पे आ जाओ, मोटर कार फैसिलिटी। सर ओनली गवर्नमेंट में लाइसेंस फीस टैक्सेबल लिखा था। और मेरे भिंडी, मेरे शिमला में जो मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, लाइसेंस फीस टैक्सेबल लिखा था, वो अनफर्निश्ड की वैल्यू थी। वो जो आपने ऊपर वैल्यू निकाली थी ना, वो अनफर्निश्ड की वैल्यू थी। उसमें फर्निशिंग आइटम की वैल्यू तो सब में जोड़ोगे ना। वो ऊपर वैल्यू थी अनफर्निश्ड की, उसमें फर्निशिंग आइटम की वैल्यू जोड़ोगे, जो एम्प्लॉय ने दिया वो माइनस करोगे, फिर कहीं जाके टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी। बस ये पर ध्यान दो। लो भाई क्वेश्चन सुन लो सुप्रिया का। सुप्रिया कह रही है किसके हाथ में टैक्सेबल करेंगे? ये फायदा किसको हो रहा है? ये फायदा हो रहा है RFA का। कौन किसको घर दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। तो फायदा किसको हो रहा है? एम्प्लॉय को। तो टैक्सेबल किसके हाथ में करोगे? एम्प्लॉय के हाथ में। नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, मोटर कार। मेरे को लग रहा है आधे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, इनको लग रहा है रिवीजन क्लास से काम हो जाएगा, रेगुलर बैच छोड़ो रिवीजन क्लास से ही कर लेते हैं। तो मैं इन्हें क्या ही समझाऊंगा। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है अच्छी बात है, कोशिश करो करने की, ठीक है ना, बट ध्यान से कर लो। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ जी, ठीक है। चलो इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट है मोटर कार फैसिलिटी। अब अगर मैं मोटर कार फैसिलिटी की बात करता हूं ना, तो टोटल मिला के मोटर कार में 4 पॉइंट निकल के आते हैं जी। अब टोटल मिला के मोटर कार में 4 पॉइंट निकल के आते हैं। अब 4 पॉइंट कौन कौन से हैं एक बार वो देख लेते हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं यहां पे, कार जो है वो ओन्ड बाय,
कार किसकी है जी? पहला पॉइंट तो ये है कार ओन्ड बाय, कार ओन्ड बाय, ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा है एक्सपेंडिचर, जो उस गाड़ी पर खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर मेट बाय, वो खर्चा कौन बियर कर रहा है। फिर अगर वो गाड़ी 100% ऑफिस में यूज हो रही है तब क्या होगा। अगर वो गाड़ी 100% पर्सनल यूज हो रही है तब क्या होगा। अगर वो गाड़ी यूज हो रही है बोथ ऑफिस एंड पर्सनल जी, ठीक है ना, मतलब बोथ पर्सनल, यहां पे बात हो रही है बोथ ऑफिस एंड पर्सनल, मतलब ये कैसे कहना चाह रहे हैं। अब पहले तो एक बात मेरे को बताओ, गाड़ी किसी की भी है, खर्चा कोई भी कर रहा है, अगर 100% मैं गाड़ी ऑफिस में यूज करूंगा तो क्या मुझे कोई फायदा हो रहा है। पहले मेरे को सारे बच्चे ये बताओ, अगर मैं 100% गाड़ी ऑफिस में यूज करूंगा तो क्या मुझे कोई फायदा हो रहा है, बताओ जल्दी बताओ, मुझे कोई फायदा हो रहा है। अगर मैं 100% गाड़ी अगर मान लो ऑफिस में यूज कर रहा हूं तो फायदा मुझे हो नहीं रहा, तो इस केस में तो पहले लिख लेते हैं नील। भाई यहां तो कोई फायदा नहीं हो रहा, इस केस में कभी टैक्सेबल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जहां गाड़ी ऑफिस में यूज होगी, खर्चा करने वाला कोई भी हो, मुझे कोई पर्सनल फायदा नहीं हो रहा, जब पर्सनल फायदा हो ही नहीं रहा तो टैक्सेबल होने का मतलब ही नहीं है। तो ये मान लो इस केस में तो नील ही निकल के आएगा, इस केस में नील निकल के आएगा, इस केस में नील ही निकल के आएगा, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब इसको नील लेके चलना, इसको दिमाग से हटा के चलना। आप ये भी कह सकते हो कि ये वाली टेबल यहाँ पे है ही नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि ये वाली टेबल यहाँ पे है ही नहीं। अब अगले पॉइंट पर आओ। मान लो अब यहाँ पे गाड़ी जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत ध्यान सुनना, गाड़ी जो है पहले केस में मान लेते हैं गाड़ी जो है वो एम्प्लॉय की है। अब गाड़ी एम्प्लॉय की, उस गाड़ी पे होने वाला खर्चा भी एम्प्लॉय का। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, मान लो मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, गाड़ी मेरी, प्रैक्टिकली सुना, प्रैक्टिकली रटना मत, रटना मत, हेलो ओए ओए रटना मत, प्रैक्टिकली सोचना, गाड़ी मेरी, होने वाला खर्चा मेरा, क्या मुझे मेरे एम्प्लॉयर से कोई फायदा मिला, बताओ सारे बच्चे बताओ। अगर गाड़ी मेरी, गाड़ी पर होने वाला खर्चा भी मेरा, तो क्या मुझे मेरे एम्प्लॉयर से कोई फायदा मिला या नहीं मिला, बस ये बता दो जी, यस या नो। नहीं फायदा मिला तो भैया फिर हर केस में नील और नील आएगा, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है जी। भाई अगर मुझे फायदा ही नहीं मिला, अगर मुझे फायदा ही नहीं मिला तो टैक्सेबिलिटी किस बात की, टैक्सेबिलिटी होने का मतलब ही नहीं है। भाई गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉय का, तो हर केस में नील और नील टैक्सेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इधर सुनो, इधर सुनो, गाड़ी जो है ना, गाड़ी गवर्नमेंट कह रही है एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर का है। अब बहुत ध्यान से आंसर देना, बहुत ध्यान से, गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का। अब सारे बच्चे बोलना गाड़ी एम्प्लॉय की, गाड़ी एम्प्लॉय की और खर्चा एम्प्लॉयर का। अब अगर गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का और 100% गाड़ी पर्सनल यूज कर रहा हूं, बताओ मुझे फायदा क्या हुआ, खर्चे का, मेरा सारा खर्चा बच गया, सारा खर्चा बच गया ना। तो गवर्नमेंट ने कहा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया होगा, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया होगा, तो भैया वो तेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, इससे सिंपल और क्या ही होगा, जो खर्चा उसने किया होगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल है, बात खत्म जी। क्योंकि मेरा बच गया खर्चा, सारा मेरा खर्चा बच गया, तो वो खर्चा मेरे हाथ में टैक्सेबल है। अच्छा, अगर गाड़ी यूज हो रही है ऑफिस के अंदर भी और पर्सनल भी, अब अगर गाड़ी ऑफिस में भी यूज हो रही है और पर्सनल भी हो रही है, तो बस मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर गाड़ी दोनों जगह पे यूज हो रही है तो सारे बच्चे बता दो, क्या मुझे ये सारा टैक्सेबल करना चाहिए, बताओ क्या मुझे ये सारा टैक्सेबल करना चाहिए। नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑफिस वाला माइनस करना चाहिए, पर्सनल वाला टैक्सेबल करना चाहिए। मतलब ये जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है, इसमें से ना मुझे माइनस करना चाहिए, इसमें से मुझे माइनस करना चाहिए। कितने, कौन से वाला, ऑफिस वाला। अब कितना ऑफिस वाला, कितना मानेंगे, कितना ऑफिस वाला मानेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो,
अगर तुम्हारी गाड़ी छोटी गाड़ी है, 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की है, छोटी गाड़ी है, 1600 सीसी तक की गाड़ी है। आपने कई बार सुना होगा ना, इंजन 1000 सीसी का, 1200 का, 1500 का, तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है, अगर तुम्हारी गाड़ी छोटी गाड़ी है, 1600 सीसी तक की गाड़ी है, तो फिर 1800 रुपये पर मंथ हम माइनस कर देंगे। अगर तुम्हारी गाड़ी बड़ी गाड़ी है, अगर तुम्हारी गाड़ी बड़ी गाड़ी है, 1600 सीसी से ऊपर की है, तो 2400 पर मंथ माइनस कर देंगे। और अगर साथ में ड्राइवर भी है तो 900 पर मंथ माइनस कर देंगे। फिर बैलेंस जो आएगा वो टैक्सेबल परक्यूसिटेज, मतलब छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900 रुपए। ये माइनस करने के बाद हम तुम्हारी बैलेंस वैल्यू जो है वो टैक्सेबल करेंगे। गवर्नमेंट बस इतनी सी बात कहना चाह रही है, ठीक है। तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ हम ये माइनस करके बैलेंस वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल निकाल देंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये दोनों केस तो हो गए जिसमें गाड़ी जो है वो एम्प्लॉय की है, ठीक है। अब अगले केस में आओ। अब अगला केस ये है, मान लो गाड़ी है एम्प्लॉयर की और खर्चा जो है वो एम्प्लॉय का है। यहां तो नीली आएगा ऑफिस में अगर यूज हो रही है, तो गाड़ी एम्प्लॉयर की है, अब गाड़ी उसकी है जी, अब गाड़ी उसकी है, अब गाड़ी उसकी, खर्चा मेरा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, गाड़ी उसकी है, खर्चा मेरा है। अब सोच के बोला, गाड़ी उसकी, खर्चा मेरा। मैं एक बार जानना चाह रहा हूं, गाड़ी उसकी, खर्चा मेरा। तो अगर ये गाड़ी पर्सनल यूज हो रही है तो मुझे फायदा क्या हो रहा है? गाड़ी का, क्योंकि खर्चा तो मेरा ही है। अरे नालायक को क्या हो गया, दिमाग चलना बंद होगा क्या? इधर सुनो ध्यान से, गाड़ी उसकी है, खर्चा मेरा है, पर्सनल यूज हो रही है, तो खर्चा तो मेरा ही है, मुझे फायदा किसका हो रहा है? गाड़ी का। तो गाड़ी का फायदा हो रहा है, मतलब डेप्रीसिएशन मेरा बच रहा है। तो डेप्रीसिएशन में जो मेरा बच रहा है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट ने कहा 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। भाई जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है ना, जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% हम यहां पे टैक्सेबल कर देंगे। भाई जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% हम ये मान लेंगे। कितनी वैल्यू हर साल गिरती है, तो इतना तुम्हें फायदा हो रहा है, ये तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है, एक्चुअल कॉस्ट का 10%। और अगर गाड़ी यूज हो रही है पर्सनल भी और बिजनेस में भी, तो छोटी गाड़ी का 600 रुपए पर मंथ, बड़ी गाड़ी का 900 पर मंथ, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 रुपए पर मंथ ये आपका टैक्सेबल है। ये आपका टैक्सेबल है। छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900 और ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ जो है ये आपका टैक्सेबल पोर्शन यहां पे निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? कुछ सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट से बताओ जी। डन, लोग कर दें। छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900, ड्राइवर का 900 रुपए टैक्सेबल है। अब लास्ट वाले केस में आओ। अब लास्ट वाले केस में क्या है? लास्ट वाला केस है, अगर गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर का है। अब सारे बच्चे बोलना, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और खर्चा भी एम्प्लॉयर का। यहां तो नीली आएगा। अब गाड़ी उसकी, खर्चा भी उसका, और पर्सनल यूज कर रहा हूं, तो गाड़ी का 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, खर्चे का एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जोड़ के मेरे हाथ में टैक्सेबल है। बट अगर मैं यूज कर रहा हूं ऑफिस में भी, पर्सनल भी, तो भाई साहब छोटी गाड़ी का, अगर गाड़ी छोटी है तो 1800 पर मंथ, अगर गाड़ी बड़ी गाड़ी है तो 2400 पर मंथ ये टैक्सेबल करेंगे, और अगर साथ में ड्राइवर भी है 900 पर मंथ ये भी टैक्सेबल हम करके चलेंगे। इतनी वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो छोटी गाड़ी का 1800 टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। खुशबू जो 600 और 900 की लिमिट बताइए वो टैक्सेबल है। यहां पर 1800 और जो 2400 की लिमिट है वो टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आपको? क्या आपको बात मेरी समझ में आती है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इसको लॉक कर सकते हैं। तो इतनी वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल वाली वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। ये हमारी टैक्सेबल है। अच्छा एक बात और सुनना, यहाँ पे पार्ट ऑफ मंथ हम इग्नोर करेंगे। पार्ट ऑफ मंथ हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। मतलब अगर मान लो 10 महीने 4 दिन है
तो 10 महीने की कैलकुलेशन है। 10 महीने 20 दिन है तो भी 10 महीने की कैलकुलेशन है। पार्ट ऑफ मंथ हमें इग्नोर करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ जी, एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना। अब तुम्हारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ। अलग से तो क्वेश्चन कम ही बनेगा, बट ये किसी पॉइंट के अंदर मिक्स हो जाएगा जी। अब किसी पॉइंट में कैसे मिक्स होगा एक बार वो देखते हैं जी, किसी पॉइंट में कैसे मिक्स होगा जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से जी, एक बार पढ़ना यहाँ पे जी। देखो जी, अब यहाँ पे एक बार चेक करना क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है एक्स लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग परक्विजिट टू द एम्प्लॉई मिस्टर वाई फॉर द प्रीवियस 24-25। अब ध्यान से पढ़ना, कह रहा है एक कार, ध्यान से, एक कार 1200 सीसी। अब सारे बच्चे बोल दो, एक कार 1200 सीसी। बताओ छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी है? जल्दी बोलो, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी है? जल्दी बोलो, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है? छोटी गाड़ी है। 1600 सीसी से कम की है तो छोटी गाड़ी है। विच इज ओन्ड बाय एक्स लिमिटेड, कंपनी, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, ठीक है। एंड गिवन टू बाई, एम्प्लॉय को दी, टू बी यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल, यूज दोनों जगह पर हो रही है। एंड ऑल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आर मेट बाय एम्प्लॉयर। अब सारे बच्चे बोल दो, गाड़ी किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर, और यूज दोनों जगह पर हो रही है, और छोटी गाड़ी है, और वो कह रहे हैं साथ में ड्राइवर भी है। अब सारे बच्चे बोल दो, 1800 तो गाड़ी का, 900 रुपये ड्राइवर का, तो 1800 और 900 कितना हो गया? 2700 मल्टीप्लाई 12। अब बताना 2700 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा? 32,400 रुपए की वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी। ये लो, बताओ क्या दिक्कत है? ऐसे आएगा बस। आपको स्टेबल में ये देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट किसके बीच में आ रहा है। आपको स्टेबल में ना, जो आपको टेबल है उस टेबल में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट जो है वो किसके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको टेबल मैंने बना के दे दी है। अब उस टेबल के अंदर बस आप ये चेक कर लो कि ये वाला पॉइंट किसके बीच में आ रहा है। अब जहां पर भी कवर होगा उसके बीच में टैक्सेबिलिटी होगी, बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दें इसको जी। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी, अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ। अब इधर देखो यहाँ पे, अब कौन कौन से परक्विजिट हमारा बैलेंस बचा है, तो एक बार तो फटाफट से यहाँ पे आओ। आरएफए एक बार देख लिया, कंसेशनल आरएफए हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, स्वेटिक पड़ी हो गया, गिफ्ट हो गया, लंच हो गया, चिल्ड्रन वाला हो गया, मेडिकल हो गया, स्वीपर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर यहाँ पे यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ट्रांसफर हो गया, LIC हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। अब यहाँ पर हमारा मोटर कार हो गया। अब दो परक्विजिट हमारे मेन मोटे मोटे बैलेंस बचे हैं। एक तो हमारा बैलेंस बचा है कॉन्ट्रीब्यूशन इन NPS, RPF और सुपर एनुएशन फंड, ये बैलेंस बचा है, और एक LTC वाला पॉइंट हमारा बैलेंस बचा है। इन दोनों के बाद ऑलमोस्ट हमारे परक्विजिट खत्म हो जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहां पे ना एक बात मेरे को बताओ, देखो 3 चीजें हैं, NPS, RPF और सुपर एनुएशन फंड। अब ये तीनों फंड जो है ना, तीनों फंड जो हैं ये गवर्नमेंट के फंड है, ये गवर्नमेंट के फंड है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के NPS, RPF और सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा जी। भाई गवर्नमेंट कहना चाह रही है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के NPS में, RPF में और सुपर एनुएशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन करेगा, और अगर वो एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक है तो एग्जम्प्ट है। पर अगर एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर है तो एक्सेस वैल्यू जो है वो टैक्सेबल है। बस इतनी सी बात लिखी है। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के NPS, RPF और सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया, और अगर एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक है
तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है। अगर 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन है तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 7.5 लाख तक वाला कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है और 7.5 लाख तक वाला टैक्सेबल है जी। ये पॉइंट बस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब यहाँ पे आ जाओ, LTC लीव ट्रेवल कंसेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर मैं LTC की बात करूंगा, पहली बात समझो, LTC सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल स्कीम वालों वाले केस में एप्लीकेबल है। मतलब अगर मैं ऑप्शनल स्कीम में हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैं ऑप्शनल स्कीम के अंदर हूं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में ये बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। तो पहले तो ऑप्शनल स्कीम वाले को मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगा। अब एक बच्चा कहता है सर LTC होती क्या है? LTC कुछ भी नहीं होती है। ओए गाबे 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 गाबे, ओ साडे गाबे यार, गाबे यार तू बड़ा अच्छा है। गाबे सुन, हमारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे ना, हम तुझसे मिलने आएंगे, ठीक है? आ जाना, पक्का पक्का मिलने आएंगे, ठीक है? बहुत लोग कहते हैं, नहीं हम पक्का कह रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं सर हम पेपर के बाद, रिजल्ट के बाद नहीं भूलेंगे, बहुत लोग कहते हैं। और बताओ और कुछ? अरे यार गाबे यार हम सबके जैसे नहीं हैं, बहुत लोग कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन का निकल क्या रहा है? LTC। अब ये LTC क्या होता है? LTC होता है, देखो नाम से क्लियर है, लीव ट्रेवल कंसेशन। LTC क्या होती है? लीव ट्रेवल कंसेशन। अब लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को LTC प्रोवाइड करता है 4 साल में 2। 4 साल में 2 LTC का मतलब क्या है? क्या पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूमने जा सकते हो। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूमने जा सकते हो। आपका सारा खर्चा ट्रेवलिंग का तुम्हारा एम्प्लॉयर बियर करेगा और सिंगल पैसा भी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल नहीं है, सारा का सारा एग्जम्प्ट है। अब बच्चा ये बात करता सर अगर 4 साल में 2 LTC मिली, अगर 4 साल में, ठीक है सर भूल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो ध्यान से नालायक को, इधर सुनो ध्यान से। मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि 4 साल में अगर आपको 2 LTC मिल रही हैं तो 2 बार आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 साल में 2 बार कहीं पर भी घूमने जाओगे तो गवर्नमेंट ने बोला जो ट्रैवलिंग खर्चा होगा वो सारा का सारा एग्जम्प्ट है, बस तुमने इंडिया में घूमने जाना है, इंडिया से बाहर घूमने की बात नहीं हो रही। अब बच्चा कहता सर 2 LTC मिली, मान लो मैंने एक ले ली, एक नहीं ली, तो एक LTC कैन बी कैरी फॉरवर्ड। सर अगर मैंने दोनों ही ले ली फिर तो बात ही खत्म होगी। सर अगर मैंने दोनों LTC नहीं ली तो भी ओनली 1 LTC कैन बी कैरी फॉरवर्ड। आप एक ही LTC अगले 4 साल के लिए आगे लेके जाएंगे, दूसरी LTC आगे लेके नहीं जाएंगे। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर LTC में आपने बोला कि घूमना फिरना एग्जम्प्ट होता है, ट्रैवलिंग खर्चा एग्जम्प्ट होता है, तो ये ना हमें ना ये बात समझ में नहीं आ रही कि ट्रैवलिंग खर्चा आपने बोला एग्जम्प्ट है, घूमना फिरना आपने बोला एग्जम्प्ट है, बात समझ में आ रही है। बट घूमना फिरना ट्रेन वाला, फ्लाइट वाला, बस वाला कौन सा? तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर बाय एयर तुम कहीं जाना चाह रहे हो तो इकोनॉमी क्लास की टिकट एग्जम्प्ट है। अगर तुम बाय एयर जो ना, बाय एयर, अगर बाय एयर कहीं जाना चाह रहे हो इकोनॉमी क्लास की टिकट एग्जम्प्ट है। अगर गवर्नमेंट कह रही बाय रेल कहीं जाना चाह रहे हो तो फर्स्ट AC कोच की टिकट एग्जम्प्ट है। और अगर बाय बस कहीं जाना चाह रहे हो तो डिलक्स क्लास, वोल्वो क्लास बस की टिकट जो है वो एग्जम्प्ट है। सर अगर मैं टैक्सी से जा रहा हूं तो भाई टैक्सी से अगर जा रहा तो टैक्सी के बिल दिखा देना, एग्जम्प्ट हो जाएगा जी। सर अगर मैं अपने व्हीकल से जा रहा हूं तो पेट्रोल के बिल दिखा देना, एग्जम्प्ट हो जाएगा जी। बट लॉ में 3 बातें लिखी हैं, बाय एयर वाले केस में इकोनॉमी क्लास, बाय रेल वाले केस में फर्स्ट क्लास, और बाय बस वाले केस में डिलक्स क्लास जो होगी वो एग्जम्प्ट होगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। और सुनो, अब बच्चा कह रहा सर LTC कितने बच्चों को मिलेगी? LTC जो है वो कितने बच्चों को मिलेगी? तो गवर्नमेंट कहती है वो डिपेंड करता है बच्चे का बर्थ कब हुआ। अगर बर्थ हुआ 1 अक्टूबर 1998 से पहले तो अनलिमिटेड बच्चे एग्जम्प्ट है। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरा 98 से पहले क्या है, मेरी बहन 98 से पहले की है, मेरा भाई 98 से पहले का है, तो भैया तीनों के तीनों कैटेगरी एग्जम्प्ट है। अगर मेरे फादर एम्प्लॉय होते 3 कैटेगरी में एग्जम्प्ट होते। डिलक्स क्लास का मतलब होता है वोल्वो, डिलक्स मतलब वोल्वो, जो वोल्वो बस होती है ना वो सारी की सारी एग्जम्प्ट होती है। और गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपका बर्थ हुआ 1 अक्टूबर 98 या उसके बाद, मतलब अगर 1 अक्टूबर 98 या उसके बाद हुआ है तो मैक्सिमम 2 बच्चे एग्जम्प्ट है,
2 बच्चों से ऊपर एग्जाम्प्ट नहीं हो सकते जी। तो मतलब 98 से पहले के सारे बच्चे, 98 से पहले के सारे बच्चे और 98 के बाद के 2 ही बच्चे एग्जाम्प्ट होंगे, 2 से ऊपर वाले बच्चे एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक बच्चा कहता है सर 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 पहले एक बच्चा हुआ फिर ट्विंस हो गए, तो पहले एक बच्चा है फिर ट्विंस हो गए, तो गवर्नमेंट ने कहा इनको हम एक ही मान लेंगे। मतलब इनको का मतलब इनको, ये बाद वाले 2 जो है ना, बाद वाले 2 इनको हम एक ही मान लेंगे। तो 1 + 1 एग्जम्पशन टोटल तीनों बच्चों की मिल जाएगी। अगर तुम्हारे मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड है तो मल्टीपल बर्थ को एक ही मानेंगे। सर पहले 2 हो गए और फिर 1 हो गया, तो फिर एग्जम्पशन पहले वाले की मिलेगी, बाद वाले की नहीं मिलेगी जी। मतलब ये पॉइंट एप्लीकेबल तब है 1, हाँ जी बिल्कुल सही बात, 1 + 2 = 2, यही मानेंगे। बट 2 + 1 = फर्स्ट वाला 2, बाद वाला 1 नहीं, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? मैम लोग करें जी। सर 115 बीएससी में अलाउ है क्या? अभी मैंने आपको बताया तो है, सिर्फ डिफॉल्ट वालों को, ऑप्शनल वालों को मिलेगा, डिफॉल्ट वालों को नहीं मिलेगा जी। तो अगर ट्रिपल हुए तो 3 को 1 मान लेंगे जी, अगर 3 बच्चे हुए तो 3 को 1 मान लेंगे जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक करना ही था, देखो ध्यान से। अब यहीं पर मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आप मुझे इसका आंसर दोगे क्या है जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करके आंसर दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 करो जी फटाफट से जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 करो। यस, पर एम्प्लॉय 50 रुपए की लिमिट है जी, पर एम्प्लॉय। सिद्धेश्वरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर 1 अक्टूबर 98 से पहले अगर ट्विंस हुए, नहीं उनको 1 नहीं मानेंगे, उनको 2 मानेंगे। अगर अक्टूबर 98 से पहले ट्विंस हुए तो उनको 2 मानेंगे, अगर 98 के बाद ट्विंस हुए तो उसको 1 मानेंगे जी। बताओ इस केस में क्या करें, जल्दी बताओ। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा 5 साल और ट्विन डॉटर 3 साल, तो ट्विन डॉटर 3 साल मतलब डॉटर छोटी है, तो पहले एक बच्चा हुआ फिर ट्विंस हुए, तो ट्विंस को 1 मान लेंगे। तो तीनों के तीनों बच्चे जो हैं वो एग्जम्प्ट होंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मिस्टर, इसने यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर इज फुली एग्जम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, सारा का सारा एग्जम्प्ट है, ये बात ध्यान दो। इसको हम क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे, तो सारे बच्चे एग्जम्प्ट हैं। फिर अगले में वो कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है will your answer be different if among 3 children twins were 5 year and old son 3 year। मतलब ट्विंस 5 साल और वो 3 साल, तो पहले ट्विंस हो गए तो फिर बाद वाले की नहीं मिलेगी, तो 15,000 रुपए में से एक बच्चा 5,000 रुपए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो कितने की मिलेगी, 5,000 रुपए की नहीं मिलेगी। तो फिर यहाँ पे अपना 60 में से 5 चले गए, 55,000 रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी, 5,000 रुपए की नहीं मिलेगी। वही बात कहना चाह रहे हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? क्या इसको लॉक कर दें? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो। डन। तो फाइनली अब जाके हमारा सैलरी के सारे प्रोविजन स्वाहा, ठीक है, अब जाके हमारे सैलरी के सारे प्रोविजन खत्म हो जाते हैं। अब मैं इसके क्वेश्चंस फटाफट से प्रैक्टिस करवाता हूँ जी। जो क्वेश्चन बच जाएंगे हम संजीवनी बूटी वाली सीरीज में करेंगे, टेंशन मत लेना। संजीवनी बूटी में परसों से हम इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम सब जानते हो कितने इंपॉर्टेंट है।
आज भी मिलेंगे 2 बजे, आज भी हम मिलेंगे 2 बजे, कल भी हम मिलेंगे 2 बजे, बट परसों से जो हम मिलेंगे वो 2 बजे मिलेंगे, और परसों से हम मिलेंगे होपफुली इनकम टैक्स के लिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे पहले करके दिखा दो। ये लो जी, आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे पहले करके दिखा दीजिए। ये लो जी, यहां से ये क्वेश्चन है। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने बोला है मिस्टर गोयल इज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बताओ क्या करना है जी। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ जी, जल्दी 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 जल्दी। हाँ भेज दूंगा पीडीएफ भेज दूंगा जी, बिल्कुल करवाएंगे। टोटल इनकम वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कराएंगे जी, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन भी कराएंगे जी। तो डीटी कंप्लीट होने के बाद में संजीवनी बूटी में तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं, परसों से इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन करेंगे जी। यस यस कनिष्क, यस यस। स्कीम बच्चों कह रहे हैं स्कीम कौन सी है, आप एक बार ऑप्शनल स्कीम से करो, आप एक बार ऑप्शनल स्कीम मान के करो, फिर बाद में डिफॉल्ट स्कीम से भी करेंगे। अभी ये मान लो कि ऑप्शनल स्कीम है जी, अभी ये मान लो ऑप्शनल स्कीम है, ऑप्शनल, इसको मानो कि ऑप्शनल स्कीम है। बताओ अगर ये ऑप्शनल स्कीम है तो आंसर कितना आएगा, बस ये बता दो, ऑप्शनल स्कीम है तो। अगर ये ऑप्शनल स्कीम है, इस केस में आंसर कितना आएगा ये बताओ। अगर 2 स्पाउस हो तो कितनों का मिलेगा, हम दोनों का ले लियो भाई, टेंशन मत ले यार। हाँ जी, 6,40,000, 6,40,000, 6,66,000, 6,39,000, बहुत बढ़िया भाई साहब। आंसर देख लो एक बार अपने, एक बार आंसर देख लो अपने थोड़े से, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे चेक करना। बेसिक सैलरी 4 लाख, डीए 1.5 लाख, कमीशन 1 लाख, एंटरटेनमेंट अलाउंस 40,000, ठीक है। अब उसके बाद मेडिकल, यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक में ऐड है। अब मेडिकल एक्सपेंडिचर 25,000 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर वाले 1 लाख। अच्छा अब इसने किया डिफॉल्ट से, हम ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल में जो आंसर आएगा वो आएगा 659, ऑप्शनल के अंदर आंसर आएगा 659। यहाँ पे चेक करो, ऑप्शनल में ये स्टैंडर्ड मिलेगी 50,000 रुपए की, और ये मिलेगी आपके एंटरटेनमेंट वाली 5,000 रुपए की, और प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉय ने पे कर दिया वो 2,000 रुपए पे कर दिया, तो 659 आएगा जी आंसर ऑप्शनल स्कीम में। ऑप्शनल के अंदर जो आंसर बनेगा 6,59,000 आंसर बनेगा। ये बात ध्यान दो, 659, ये क्या आंसर निकाल रहे हो तुम? ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा। इधर देखो ध्यान से नालायकों, बेसिक 4 लाख, डीए 1.5 लाख, कमीशन 1 लाख, एंटरटेनमेंट अलाउंस 40,000। अब ये जो आरपीएफ वाला है ये तो ऑलरेडी बेसिक में ऐड है, फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट 25,000 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर ने दिया वो 1 लाख, 7 लाख 16,000, फिर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर 5,000 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंस, और 2,000 रुपए का जो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया, तो 659 आंसर बनेगा इसका। पता नहीं क्या कर रहे हो। और अगर मैं यही डिफॉल्ट स्कीम से करता हूं तो डिफॉल्ट स्कीम में ऊपर तो सेम आएगा, बस यहाँ 75 की जगह 50 माइनस करेंगे,
तो डिफॉल्ट स्कीम में जो आंसर बनेगा ना, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 6,66,000 रुपए। तो डिफॉल्ट स्कीम में जो आंसर बनेगा वो 6,66,000 आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो डिफॉल्ट स्कीम में जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा, 6,66,000 रुपए का आंसर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, बस दोनों के अंदर फर्क पता कितने का आएगा, दोनों के अंदर फर्क बस ये निकल गएगा, वहां 6,59 है, यहाँ 6,66 है, फर्क पड़ रहा है 7,000 रुपए का। और 7,000 रुपए का फर्क कौन सा पड़ रहा है बताओ, 7 का फर्क कौन सा पड़ रहा है? एक तो 5,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला और एक 2,000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स वाला, यही फर्क पड़ रहा है 7,000 रुपए का, बाकी सारा सेम है। बस ये बात ध्यान दो। बस डिफॉल्ट स्कीम में ना डिडक्शन नहीं मिलती, डिफॉल्ट स्कीम में क्या होता है, डिडक्शन नहीं मिलती, बस डिफॉल्ट स्कीम में ये होता है। ठीक है, डन 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 डन, लॉक कर दो इसको। बोलो 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 बोलो, लॉक कर दो इसको। अब यहाँ पे 1 मिनट रुको जी, अब यहाँ पे 1 मिनट रुको, एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम आपसे करवाना चाहते हैं। लो जी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे आंसर दो। ये वाला क्वेश्चन है, ऑप्शनल स्कीम से आंसर दो, ऑप्शनल स्कीम से। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन है, ऑप्शनल स्कीम से मुझे आंसर दो। ग्रोस सैलरी निकालनी है, ग्रोस सैलरी, ध्यान रखना, ग्रोस सैलरी आपको निकालनी है, ग्रोस सैलरी निकालनी है, ग्रोस सैलरी। ऑप्शनल स्कीम से करना, ऑप्शनल स्कीम से। गलत करोगे तुम 100%। चलो छोड़ो, मैं ही करवाता हूँ, छोड़ो 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 छोड़ो, मैं करवा देता हूँ, छोड़ो मैं करवा देता हूँ। इधर देखो ध्यान से, बेसिक सैलरी 1,20,000 रुपए, डीए कितने 8,000, तो 96,000, कमीशन 50 लाख का 0.1%, 5,000 रुपए, बोनस कितने, बोनस 40,000 रुपए, ग्रेचुटी 25,000 रुपए। बताओ ग्रेचुटी टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है? बता दूं, ग्रेचुटी टैक्सेबल है क्योंकि ड्यूरिंग जॉब मिली है। याद है मिस्टर बीज वर्किंग, याद करो मैंने कहा था अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट तुम्हें ड्यूरिंग जॉब मिल जाता है तो फुली टैक्सेबल होता है। अब तुम्हें ड्यूरिंग जॉब मिली है तो ड्यूरिंग जॉब मिली है 25,000 रुपए, फुली टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के बाद नहीं मिली, ड्यूरिंग जॉब मिली है, फुली टैक्सेबल है। हिज ओन कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं आएगा, ऑलरेडी बेसिक सैलरी में ऐड है, टैक्सेबल हो चुका है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब 20% बेसिक का तो 1,20,000 रुपए का 20% मतलब 24,000 रुपए कंट्रीब्यूशन किया। अब 24,000 रुपए कंट्रीब्यूशन किया, अरे 24,000 रुपए कंट्रीब्यूशन किया, एग्जम्प्ट कितना होता है 12% ऑफ सैलरी। अब एग्जम्प्ट कितना है 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है बेसिक सैलरी, ये रही बेसिक सैलरी,
प्लस में डीए उटोए वाला, तो 96,000 रुपए का 50%, डीए उटोए वाला 48,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद कमीशन 1.1, तो 5,000 रुपए कमीशन, तो सैलरी जो आ रही है 1,20,000 रुपए, प्लस में 48,000 रुपए, प्लस में 5,000 रुपए, 1,73,000। अब ये मेरी सैलरी आ रही है आरपीएफ के लिए। अगर ये मेरी सैलरी आरपीएफ के लिए आ रही है, इसका 12% एग्जम्प्ट है। ये नालायक बच्चा सामने बैठा है जो कह रहा है 8% टैक्सेबल है, ये नालायक है बिल्कुल। ओए 8% कैसे टैक्सेबल है? उसने कंट्रीब्यूशन किया बेसिक का, हमें एग्जम्पशन निकालनी है सैलरी की, तो पहले आप 20% निकालोगे इतना, अब जो 12% निकालोगे ना वो इसका निकालोगे, तो इसका 12% जो आएगा वो आएगा 20,760 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेबल होगा वो टैक्सेबल होगा 3,240 रुपए, कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, 3,240 रुपए कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो गया। अब आगे देखो इंटरेस्ट, आरपीएफ का 13% है। अब सोच के बोलना ये इंटरेस्ट दे रखा है, ये प्रिंसिपल नहीं दे रखा, ये इंटरेस्ट दे रखा है। ये 13,000 पे प्रिंसिपल नहीं है, 13,000 पे इंटरेस्ट दे रखा है। अब अगर 13,000 पे इंटरेस्ट है और ये 13,000 पे अगर 13% है तो 9.5% एग्जम्प्ट होता है। अब 9.5 एग्जम्प्ट है तो 9.5 एग्जम्प्ट है तो मतलब 9500। अब मतलब 13,000 में से 9500 एग्जम्प्ट है। अब अगर 13,000 में से 9500 एग्जम्प्ट है तो 3500 रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया जी। अब ग्रोस सैलरी आप देख लो कितनी आएगी यहाँ पे, 1,20,000, 96,000, 5,000, प्लस में 40,000, प्लस में 25,000, प्लस में 3,240, प्लस में 3,500, तो 2,92,740 रुपए ये आंसर आएगा। 2,92,740 ये आंसर आएगा। ये लो बताओ क्या दिक्कत है ऑप्शनल स्कीम से, ठीक है। ये आंसर आपका निकल के आएगा जी। और वैसे अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम से भी करता तो भी सेम आता। अगर मैं डिफॉल्ट से भी करता ना तो भी सेम आता, क्योंकि इसमें उसने डिडक्शन तो मांगी नहीं। जब डिडक्शन नहीं मांगी तो आंसर तो सेम ही आएगा जी। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनते हैं। अब तुम्हें आप देख लो 390 बच्चा था, जैसे क्वेश्चन करवाने के ऊपर आए ना बच्चा करे ऐसे की तैसे क्वेश्चन छोड़ो भाई, थ्योरी रट ली भाई, थ्योरी रट डाली, थ्योरी रट ली। अबे नालायक को थ्योरी करके तुम क्या करोगे? तुरंत बच्चा गायब हो गया, बच्चा कह रहा है भैया हमारे बस का नहीं क्वेश्चन करना, मत करो, फिर अगले 6 महीने बाद दोबारा करने पड़ेंगे। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे ना, मैं कह रहा हूं सर, तब तक अटेम्प्ट लगते रहेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में थ्योरी नहीं बनती। आप समझो मेरी बातों को। आप अभी भाग रहे हो, कब तक भागोगे? एक बार तो अटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर मेरी बात समझ लोगे अच्छे से तो पेपर निकल जाएंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले 6 महीने के बाद में दोबारा फिर कहोगे सर क्वेश्चन करवा दो। अब मैं इतने क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं, संजीवनी बूटी में तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब अगर तुम नहीं आओगे, नुकसान तुम्हारा या नुकसान मेरा थोड़ा है सर। तो क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान दो। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक बार दोबारा से बता रहा हूं जी। यहाँ पे 1,20 बेसिक सैलरी, डीए 96,000 रुपए, कमीशन 5,000 रुपए, बोनस 40,000 रुपए, ग्रेचुटी ड्यूरिंग जॉब है, फुली टैक्सेबल है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ऐड है। अब एम्प्लॉयर वाला, अब 24,000 रुपए उसने कंट्रीब्यूशन किया, एग्जम्प्ट कितने? सैलरी का 12%, सैलरी कितनी आ रही है 173, उसका 12 कितना आ रहा है? इतना, तो 3,240 रुपए टैक्सेबल। अब एक बात मेरे को बताओ, इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है, 13,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, ये 13% है। अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं 13,000 रुपए का इंटरेस्ट 13% है तो 9.5% इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। ये प्रिंसिपल नहीं है, ये इंटरेस्ट है। तो अगर 13,000 पे 13% है तो 9.5 कितना होगा वो निकाल लो। तो अगर 13,000 पे 13% है तो 9.5% कितना होगा? 9500। तो 9500 का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, मतलब 3500 रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल है जी। आप सब जानते हो जी, ठीक है जी। तो ये आंसर आपका निकल के आएगा जी, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। हम इतना ही करते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके बैलेंस है उसको फिर हम संजीवनी बूटी वाली सीरीज में करेंगे, जो हमारे परसों से इनकम टैक्स स्टार्ट हो रहा है। अब हम मिलेंगे 2 बजे, और 2 बजे हम करेंगे जीएसटी के क्वेश्चंस। उसका पीडीएफ मैं आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। हम 2 बजे मिल रहे हैं जीएसटी के लिए। सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाना, ताकि तुम्हें जीएसटी के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 2 दिन हमारे पास बस जीएसटी के लिए हैं, उसके बाद फिर हम परसों से इनकम टैक्स की बातें करेंगे, बस ये बातें। और सब जगह ढिंडोरा पिटवा दो, सारे दोस्तों में, हर ग्रुप में ये एक ही बात होनी चाहिए, 7 तारीख इनकम टैक्स की मैराथन, फाइनल मैराथन है।
फाइनल पंच है, मेरी तरफ से लास्ट एफर्ट है। इसके बाद तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं सर, ये मेरे अंतिम एफर्ट्स हैं। तो सारे बच्चे 7 तारीख को पहुंच जाना मैराथन के लिए, बस ये बात ध्यान, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, नहीं तो कमेंट जरूर करके जाना, बस ये बात ध्यान दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय जी, थैंक यू सो मच।